मगरबी बंगाल की सियासत भी इस वक्त काफी गर्मा गई है। यहाँ जारिया माह असेंबली इंतखाबात होने वाले। इस दौरान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल के कूच बिहार में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बीजेपी जराये के मुताबिक वजीर-ए-आजम के जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, जिसमें बीजेपी के कई अहम कायदीन भी शिरकत कर रहे हैं। पार्टी जराये के मुताबिक वजीर-ए-आजम 9 अप्रैल को बीरभूम के सोरे और मगरबी बर्धमान जिले के आसनसोल में भी 2 अवामी जलसों से खिताब करने वाले। इसके अलावा पीएम मोदी 11 अप्रैल को कृष्णनगर, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को रोड शो करेंगे और सिलीगुड़ी में जलसे आम से भी खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आसाम में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के बब्बर शेरों से खौफजदा है, क्योंकि वो इन्हें जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि रियासत के अवाम और कांग्रेस इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीधी बात कर रहा है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी ये हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पर शदीद तनकीद की। पवन खेड़ा ने कहा कि बिस्वा शर्मा और उनकी बीवी पर आज तक कई घोटालों में मुलविस होने के इल्जाम लगाए गए, जिनमें जमीनों पर कब्जा, मंदिर का चंदा खाना और दीगर चीजें शामिल है। ताहम इन्होंने कहा कि आज हम जो दस्तावेजात पेश कर रहे हैं ये तमाम इल्जाम से बढ़कर हैं। पवन खेड़ा ने इल्जाम आयद किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 1-2 नहीं बल्कि 3 पासपोर्ट हैं। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि तीनों पासपोर्ट एक्सपायर भी नहीं हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने चीफ मिनिस्टर और उनकी बीवी से मुतल्लिक मजीद कई दस्तावेजात मीडिया के सामने पेश किए। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रेनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से
आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने गुवाहाटी में बात करते हुए कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आसाम में तब्दीली आएगी और कांग्रेस पार्टी और उसका इत्तेहाद यहां हुकूमत बनाएगा। इन्होंने कहा कि आसाम की मौजूदा हुकूमत जिसकी क़यादत वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी कर रही है, पिछले सालों में बड़े पैमाने पर बदउनवारियों में मुलविस है। इसने आसाम की जमीन को सनतकारों और कॉरपोरेट्स को फरोख्त कर दिया है। सरकार है हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, भाजपा की सरकार, उसने पिछले 5 साल में इतना करप्शन किया है कि असम की माटी को उद्योगपतियों के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में बेचने का काम किया है। जितने भी धन्ना सेठ हैं सबके नाम हजारों हजार एकड़ जमीनें कर दी हैं। यहाँ की जनता परेशान है, करप्शन से परेशान है और बदलाव चाहती है। इस सरकार ने करप्शन से ध्यान हटाने के लिए कि करप्शन मुद्दा न बने, इसलिए सुबह शाम हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई राजनीति की नहीं है। इसलिए ये लड़ाई सीधे गौरव गोगोई की शराफत, उनकी सादगी, उनका जो सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीति है और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा की जो नफरत की राजनीति है उसके बीच में है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से जनता उमड़ करके आ रही है कांग्रेस की रैलियों में, और उससे लगता है कि यहाँ पे बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पे सरकार बनाएगा। कांग्रेस ने आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। कांग्रेस की जानिब से आज बुंगाई गांव में एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली से खिताब करते हुए रियासती सदूर व रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मजहब के नाम पर सियासत करते हैं, लेकिन मवेशियों के सिंडिकेट से वाबस्ता लोगों से पैसे लेते हैं। गोगोई ने कहा कि बीजेपी वालों को हिंदू मजहब सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही याद आता है। इन्होंने अवाम से कांग्रेस को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। जी हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया प्रति माहत महिलाসকলক 1250 टका दिए और निजर परिवार नामत 12,000 बिघा माटी लय हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया विदाय দিব লাগিব। जी हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया আজি हिंदू धर्म नामत भोट विचारे किंतु गरु सिंडिकेटर मानुहर परा पैसा लय हिमंत बिस्वा शर्मा डांगरिया विदाय দিব লাগিব। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में मिली भगत का इल्जाम आयद किया। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुझसे जलती है क्योंकि मैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी कि वोटर्स को हज़फ न किया जाए, क्योंकि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत की वजह से कम अज कम 25 लाख वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि वो अपनी जद्दोजहद आगे भी जारी रखेंगी। যাদের ভোট কেটেছে আগামী কালের মধ্যে মানে 6 তারিখের মধ্যে তারা যেন অ্যাপ্লিকেশনটা করে ট্রিব্যুনালের জন্য দলের সাথে যোগাযোগ করুন। করেছেন তো? সবার নামটা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। আমি কোর্টে কেস করেছিলাম বলে এখনো পর্যন্ত আমি জানি না টোটাল সংখ্যাটা কত হয়েছে, 25 লক্ষ নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে গেছে। যাদের নামগুলো বাদ দিয়েছিল তাদের নাম আমি কোর্টে কেস করে তুলেছি। বাদ বাকিও সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আপনার যা ডকুমেন্ট আছে 13টা ডকুমেন্ট ছাড়াও বাদ বাকি ডকুমেন্ট নিয়ে দয়া করে আপনারা ট্রিব্যুনালে কেস করুন। বাদ বাকিটা লয়ার দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের, লড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी है। इस दौरान तमिलनाडु सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी वीरा पांडिया ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले डीजीपी और दीगर आला ओहदेदारों को तब्दील करना नाकाबिल कबूल है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बाज़ इक़दामात उसूलों के खिलाफ कर रहा है जो ना हमारे लिए काबिल कबूल है और ना ही अवाम इसे कबूल करेंगे। முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் சிறை வைத்திருந்தார் என்று எடப்பாடி அவர்கள்
பொதுக்கூட்டங்களில் இன்றைக்கு அதை பிரச்சாரமாக மேற்கொள்கிறோம். இது அரசியல் அல்ல, இது திசை திருப்புகிற ஒரு பிரச்சாரம். இது ஏற்புடையதல்ல, முழுக்க முழுக்க இது கண்டனத்துக்குரியது. சகோதரர் எடப்பாடி அவர்களிடம் அரசியல் வறட்சியை இது காட்டுகிறது. அவரது தோல்வியை திசை திருப்புகிற முயற்சி இது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி करुகிறது. இதுதான். उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ में गोल्डन जुबली थिएटर फेस्टिवल के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर दीगर कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि भारतीय नाट्य अकेडमी अपने क़याम के 50 साल मुकम्मल होने पर 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक अपना गोल्डन जुबली थिएटर फेस्टिवल मना रही। इस मौके पर वज़ीर आला ने फनकारों और साबिक तलबा को एजाज पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेला न सिर्फ अकेडमी के शानदार सफर का जश्न है, बल्कि थिएटर के मैदान में इसकी कामयाबियों का अक्कास भी है। तकरीब के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार शुदा अकेडमी की इमारत और 2 ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह की समाजी इंसाफ के लिए जारी पदयात्रा उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच गई है। हाथरस में एहतजाज के दौरान संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज रियासत में खास तौर पर नौजवान परेशान हैं। जो नौकरियां मांगने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो इन्हें लाठी और मुकदमा मिलता है। इन्होंने कहा कि जब नौजवान बड़ी मुश्किल से इम्तिहान देता है तो पर्चा लीक हो जाता है और जब वो किसी तरह इम्तिहान पास कर लेता है तो मामला अदालत में फंस जाता है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार कर रखी है। इन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा रियासत में हर कोई हुकूमत की कारकर्दगी से परेशान है। संजय सिंह ने कहा कि रोजगार दो वरना हर महीने 10,000 दो नारे के साथ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इस समय उत्तर प्रदेश में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों के हाथ में काम नहीं है। नौजवान जब भी नौकरी मांगने के निकलता है उसको लाठी मुकदमा मिलता है। बड़ी मेहनत करके कोई एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम पास करता है तो कोर्ट से स्टे हो जाता है। फिर कोर्ट से जीतता है तो हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है। यही चल रहा है उसके जीवन में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था आरक्षण का, उसका क्या हुआ? आज तक उनको भर्ती नहीं मिली। इसी प्रकार से शिक्षा मित्र हैं, इसी प्रकार से आंगनबाड़ी है, इसी प्रकार से आशा बहुएं हैं। तो आपने बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज उत्तर प्रदेश में खड़ी कर रखी है। और जो 2-3 बड़े रोजगार के साधन हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, वहां बेरोजगारी है। खाद की बोरी नहीं मिलती, डीजल महंगा हो गया है, सिंचाई महंगी हो गई है, गन्ने का दाम नहीं मिलता, फसल का दाम नहीं मिलता, तो किसान अलग बेरोजगारी से परेशान है। इसके अलावा जो रेहड़ी पटरी पे लोग लगाते हैं दुकान लाखों करोड़ों की संख्या में, उनको आप जब मनाता है बुलडोजर चला के उजाड़ देते हैं। तो एक नहीं कई प्रकार से लोगों के सामने रोजगार का संकट है। इसलिए हमने कहा है कि रोजगार दो वरना हर महीने 10,000 दो, ये हमारा नारा है। दूसरा सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जिस तरह से आज जाति और धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में भेदभाव चल रहा है, ये भी प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं है। लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, उनके जीवन में कोई बदलाव आना है। उनको दिन रात आप धर्म और जाति के नशे में डुबो के रखते हैं। तो 2 मुद्दे को लेकर ये पदयात्रा है। 3 चरण की पदयात्रा पहले हो चुकी है, ये 4थे चरण की पदयात्रा है। आगरा जो ताज नगरी है, मोहब्बत की नगरी है, वहां से भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा तक यात्रा जाएगी, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अंडर 17 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कौमी चैंपियनशिप नागपुर में हो रही है। गडकरी ने कहा कि तमाम शुरका को अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। मैं खास तौर पर इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि नागपुर में हमने मुसलसल मुख्तलिफ खेलों में नौजवानों की दिलचस्पी को फरोग दिया है। गडकरी ने कहा कि हमारी हुकूमत हमेशा से ही खेलों को अहमियत देती आई है। आज नेशनल चैंपियनशिप का ये प्रोग्राम नागपुर में हो रहा है। जो देश के कोने कोने से आए हुए जो खिलाड़ी हैं, उनका मैं नागपुर में स्वागत करता हूं और उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से हमारे नागपुर में हम अनेक खेलों के लिए लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। पिछले 9 साल से खासदार क्रीड़ा महोत्सव हमारे यहाँ होता है। 67 गेम्स होते हैं, 92 ग्राउंड्स होते हैं
और करीब 80,000 खिलाड़ी खेलते हैं और उसके कारण पूरे यहाँ खेल के प्रति विशेष रूप से हमारे युवाओं के मन में काफी अच्छी रुचि भी पैदा होती है। हमारे खेल जो होते हैं वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट निर्माण करती है और जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बनता है। आज जो हमारी गर्ल्स है, बॉयज है, जो इस स्पर्धा में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जब से मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया गया है, अमन की जिम्मेदारियां हिंदुस्तान के वजीर दाखिला के मातहत रखी गई हैं। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, दूसरी तरफ बड़े बड़े वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासत में जब सब कुछ पुलिस के हाथ में था तो उस वक्त भी ऐसे हादसा रोनुमा नहीं हुए जिस तरह आज हो रहे हैं। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इन वाकयात की तमाम तर जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर आयद होती है। जब से यूटी बनी है ये तो दुनिया को पता है, लॉ एंड ऑर्डर सारा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने पास रखा है। और जहां एक तरफ बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ से बड़े इंसिडेंट्स हुए जो पहले कभी नहीं हुए। जब पीक पर मिलिटेंसी थी, जब स्टेट पुलिस के हाथ में था, तब भी इस तरह के हादसे नहीं हुए। आपके रिसेंट पास में आप पहलगाम का देख लीजिए, साल भर होने जा रहा है, तो उस आने का आज तक क्या हुआ? कौन पकड़ा गया, किसकी पहचान की गई, कौन उसमें इन्वॉल्व था, कोई देश जानता है? इस तरह से जम्मू में हादसे हुए, कश्मीर के अंदर हादसे हुए और लगातार हो रहे हैं, और फिर भी कवर अप करने के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ चंगा है। तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन एजेंसीज को जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या अवाम को अवेयर करना चाहिए कि इंटरनल पोजीशन है क्या। देखो आज आलमी जंग है, हमारे आस पड़ोस में अफरा तफरी है, ऐसी सूरत में हम लोगों को और थोड़ा सा होशियारी से काम लेना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने पंजाब के आम आदमी पार्टी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मनीष तिवारी ने कहा कि अवाम को सहूलतें पहुंचाने में, इनकी मदद करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर हुकूमत का काम है। ताहम इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत पर इस वक्त 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत कर्ज के सूद को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, इसको वाज़ेह करना चाहिए। मनीष तिवारी ने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो कर्ज लेने के साथ साथ सूद की अदायगी के बारे में भी मालूमात दे। देखिए, लोगों को सुविधाएं देने में, लोगों को राहत पहुंचाने में या उनकी मदद करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर सरकार का काम है। पर इसके साथ साथ जो पंजाब के सिर के ऊपर 4,47,000 करोड़ का कर्जा है, और पंजाब सरकार जो ब्याज पे पैसा ले रही है, जो अपना कर ले रही है, वो इस डेट का ब्याज चुकाने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या करने जा रही है। क्योंकि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश के बाद पंजाब सबसे ज़्यादा इंडेटेड स्टेट है। पंजाब का डेट टू GSDP रेशो लगभग 46% है। पंजाब के सिर के ऊपर 4,47,000 करोड़ रुपए का कर्जा 31 मार्च 2026 तक हो गया है। उसके साथ साथ जितना पंजाब कर्जा ले रहा है, वो कर्जा जो पुराने कर्जे का ब्याज है उसको चुकाने के लिए ले रहा है। तो इस तरह तो जो किसी भी प्रदेश का राजस्व है वो चल नहीं सकता। तो लोगों को सहूलत देना, लोगों की मदद करना, लोगों को माली सहायता देना, वो अपनी जगह सही है, पर उसके साथ साथ जो राजस्व के स्रोत हैं, वो राजस्व के स्रोत ठीक करना, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, और सरकार की आमदन है, उसमें संतुलन लाना, ये भी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से फ़ोन पर बात की। इस मौके पर इसहाक डार ने जारी कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की हिमायत का अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान सालिस का रोल अदा कर रहा है। उन्होंने बातचीत के दौरान ईरान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान ईरान के तई अपनी हिमायत जारी रखेगा।
इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि इजरायली फजाइया ने गुज़िश्ता रोज वस्ती और मगरबी ईरान में ईरानी हुकूमत से मुंसलिक 120 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस IDF के मुताबिक अहदाफ में बैलिस्टिक मिसाइल का बुनियादी ढांचा भी शामिल है, जो पासदाराने इनकलाब के जरिए चलाया जाता है। इसके अलावा बगैर पायलट के फजाई गाड़ियों और मुतअद्दिद फजाई दिफाई निजामों के लिए स्टोरेज और लॉन्चिंग के साइट्स भी शामिल हैं। IDF ने कहा कि तबाह होने वाले फजाई दिफाई निजाम से इजरायली फजाइया के तैयारों को खतरा लाहक था। इन्होंने मजीद कहा कि इनको बेअसर करने का मकसद ईरानी फजाई हुदूद में इजराइल के फजाई बरतरी को बरकरार रखना है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर मौजूद खलाबाजों ने जमीन से 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर चांद की तरफ सफर करते हुए अपनी खुशी और हैरत का इजहार किया। कमांडर रेड वाइजमैन ने खला से जमीन के हैरत अंगेज नजारों को शानदार करार दिया, क्योंकि आर्टेमिस 2 के खलाबाजों ने चांद तक अपने सफर का निस्फ रास्ता अबूर कर लिया। अमले ने जमीन के समंदरों और बादलों की तस्वीर इस दौरान शेयर की हैं। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।